प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संविधानवाद की। अर्थात संविधानवाद का अर्थ, इसकी परिभाषा, संविधानवाद में क्या अंतर है, संविधानवाद के क्या आधार हैं और संविधानवाद के क्या तत्व हैं। मतलब आज की वीडियो के अंतर्गत हम संविधानवाद से संबंधित 4 बातों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। न केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थी बल्कि स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी किसी न किसी रूप में संविधानवाद के ऊपर प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। साथ ही राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके अंतर्गत भी संविधानवाद से संबंधित 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को संविधानवाद की अवधारणा इस रूप में समझाऊंगा कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न बनने नहीं पाएगा। सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, संविधानवाद, सबसे पहले ये लेंगे हम कि संविधानवाद है क्या चीज़। अब संविधानवाद को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि आप वास्तव में ये समझ पाएं कि संविधानवाद है ही क्या। तो सबसे पहले तो ध्यान ये देंगे कि वास्तव में संविधानवाद की अवधारणा बीज रूप में तभी से प्रारंभ हो जाती है जब से राज सत्ता के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध की बात की गई थी। वह बात चाहे आदिम समय की हो, प्राचीन समय की हो, मध्य युग की हो, आधुनिक समय की हो। मूल बात यह है कि जब भी राज सत्ता को या राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने की बात की गई है तभी से किसी न किसी रूप में संविधानवाद की बात की जाती रही है। वास्तविक रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो के द्वारा वास्तविक रूप में राज सत्ता के ऊपर नैतिक नियंत्रण की बात की गई थी। उसके बाद में अरस्तु के द्वारा वास्तविक रूप में विधि के शासन को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि प्लेटो ने भी अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज के अंतर्गत कानून के शासन की बात को स्वीकार किया था। अब संविधानवाद की मूल अवधारणा विधि का शासन ही तो है, तो प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज के अंतर्गत विधि के शासन की बात को स्वीकार किया था। मतलब कानून के शासन को स्वीकार किया था। कानून का शासन है क्या, विधि का शासन है क्या, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्ले लिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। अब जहां प्लेटो अपनी बात समाप्त करता है अपनी अंतिम पुस्तक द लॉज में, ये विधि के शासन की बात को स्वीकार कर लेता है क्योंकि दार्शनिक राजा का शासन सफल हो नहीं सकता। स्वयं प्लेटो ने भी प्रयोग करके देखा था, इसलिए उसने कह दिया कि भी दार्शनिक राजा वास्तविक रूप बुद्धिमान होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति लाए कहाँ से। तो इन्होंने वृद्धावस्था के अंतर्गत लॉज में स्वीकार कर लिया कि कानून का शासन ही ठीक है। लेकिन इसके बाद में अरस्तु जब अपनी बात का श्री गणेश करता है तो जहाँ प्लेटो समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात शुरू करता है। इसका मतलब अरस्तु ने सर्वप्रथम ही विधि के शासन को स्वीकार कर लिया। अर्थात अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कानून के शासन की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। इसलिए संविधानवाद का जनक अरस्तु को माना जाता है। क्यों? क्योंकि संविधानवाद की मूल अवधारणा विधि का शासन ही है भाई। मतलब शासन कानून के अनुसार होना चाहिए। अर्थात वास्तव में शासन का निर्माण कानून के अनुसार हो। ध्यान दीजिएगा, मैं विधि का शासन बता रहा हूँ क्या है। क्या शासन का निर्माण कानून के अनुसार हो, शासन की शक्तियां कानून के द्वारा तय की जाएं और शासन की शक्तियों का प्रयोग भी कानून के अनुसार हो, यह विधि का शासन होता है। तो अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था, इसलिए अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। ये बात सत्य है कि संविधानवाद की मूल अवधारणा विधि का शासन ही है भाई। क्या कह रहा हूं मैं, विधि का शासन ही है। चाहे संविधानवाद या विधि का शासन, मूल बात तो एक ही है कि वास्तविक रूप में शासन कानून के अनुसार हो। भाई संविधानवाद क्या है, संविधान के अनुसार शासन होगा, संविधानवाद कहलाएगा। विधि का शासन क्या है, कानून के अनुसार शासन होगा, विधि का शासन कहलाएगा। तो ये तो मैं आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में संविधानवाद को मैं
सामान्य से रूप में समझाऊंगा, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी समझ जाएं कि संविधानवाद है क्या, क्या संविधानवाद है क्या। चलिए, इसके लिए वास्तविक रूप में सबसे पहले देखेंगे संविधान, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद, तीन अवधारणा ले रहे हैं हम। देखो, तभी संविधानवाद समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि वास्तविक रूप में संविधानवाद किसी भी देश में तभी मौजूद होगा जबकि उस देश का अपना संविधान होगा। वो अलग बात है, संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, हमारा संविधान लिखित है, भारत का संविधान लिखित है। ठीक है भाई। अब देखो, संविधान है क्या चीज। संविधान का सीधा सा अभिप्राय है कि वास्तविक रूप में शासन के अंगों से संबंधित राज्य और जनता के पारस्परिक संबंधों से संबंधित संगठनों का ये तथ्यात्मक आधार है। मतलब संविधान क्या है? संविधान शासन के अंगों का, शासन की शक्तियों का, राज्य और जनता के पारस्परिक संबंधों का एक संगठन है। क्या? संविधान। ठीक है। अब ये तो संविधान समझा दिया मैंने, संविधान है क्या चीज। ठीक है, संविधान के बारे में अलग से वीडियो अपलोड करेंगे हम विस्तृत रूप में, लेकिन चूंकि संविधानवाद तभी समझेंगे जब संविधान है क्या चीज ये समझे। अब संविधान समझ में आ गया, इसके बाद में संविधानवाद को समझने के लिए दूसरी अवधारणा समझना जरूरी है, संवैधानिक सरकार। अब देखिएगा, देखो, किसी देश में संविधान तो है मगर वहां सरकार भी संवैधानिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जो सरकार है वह सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश में संविधान तो हो लेकिन सरकार उसके द्वारा, मतलब संविधान के द्वारा नियंत्रित नहीं हो तो उसको संवैधानिक सरकार नहीं कर सकते। जैसे हिटलर और मुसोलिनी के समय जर्मनी और इटली में उन्होंने अपने संविधान तो बनाए थे, लेकिन क्या वो सरकार नियंत्रित थी? नहीं, सरकार नियंत्रित नहीं थी। हिटलर और मुसोलिनी मनमाना आचरण करते थे, अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाते थे। तो इसका मतलब संविधान का नियंत्रण नहीं था सरकार के ऊपर, इसलिए वो संवैधानिक सरकार नहीं थी। भारत की बात करें, क्या हमारी सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित नहीं है? यस, हमारी सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित है, इसलिए ये संवैधानिक सरकार है हमारी, मतलब भारत की। समझ गए? तो संविधान के द्वारा सरकार नियंत्रित है तो वो संवैधानिक सरकार कहलाएगी। यहां तक आ गए। अब संविधानवाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब जो ये संवैधानिक सरकार है, मतलब सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित है और संविधान के अंतर्गत जिन आदर्शों और मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जिन नियमों का उल्लेख किया गया है संविधान में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उनके अनुरूप यदि सरकार कार्य करती है, राज व्यवस्था का संचालन किया जाता है, तो वही संविधानवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। फिर कह रहा हूं, वहां संविधान होगा निश्चित रूप में, सभी का अपना संविधान होता है, सब राज्यों का अपना संविधान होता है। दूसरी बात क्या होगी कि वहां सरकार कैसी होनी चाहिए? संवैधानिक, मतलब सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। अब सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित है और उसके बाद में सरकार वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप ही शासन का संचालन कर रही है। ऐसी स्थिति में जो सरकार होती है वहां वास्तविक रूप में संविधान में जिन मूल्यों का जिक्र किया गया है, जैसे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, अखंडता, इनका उल्लेख किया गया है, समाजवाद को उल्लेख किया गया है, धर्मनिरपेक्षता को उल्लेख किया गया है। तो ये क्या हो गए? ये वास्तविक रूप में मूल्य हो गए, आदर्श हो गए। मतलब वास्तविक रूप में हमें इन मूल्यों की प्राप्ति करनी है, तो जब सरकार उसके अनुरूप कार्य करती है, उसके अनुरूप नीतियां बनाती है, तो वास्तविक रूप में वही क्या कहलाता है मेरे मुन्नो? संविधानवाद कहलाता है। समझ गए यहां तक? ठीक है, तो संविधानवाद होगा ये। अब ये मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया कि वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप या स्थापित संविधान के अनुरूप शासन का संचालन किया जाए। अब इतना ही मैं कहूंगा तो ये संकुचित परिभाषा होगी। मैं क्या कह रहा हूं? स्थापित संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जाए, साथ ही केवल स्थापित संविधान के अनुसार शासन का संचालन करना संविधानवाद नहीं होगा, इससे आगे बढ़ना है। स्थापित संविधान के अनुसार शासन का संचालन करना और साथ ही वास्तविक रूप में संविधान में समाज के जो उच्च मूल्य हैं उनको जो स्थान दिया गया है, उन मूल्यों के अनुसार शासन का संचालन होना चाहिए। यदि ऐसा किया जा रहा है तो संविधानवाद होगा, अन्यथा उसे संविधानवाद नहीं कहेंगे भाई।
समझ में आ गया? जैसे हिटलर और मुसोलिनी, नाजीवाद, फासीवाद, इटली और जर्मनी में संविधान बनाया था उन्होंने, लेकिन वास्तव में समाज के आदर्शों को, समाज के उच्च मूल्यों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी के आदेशों से राज्य संचालित होती थी, इसलिए संविधानवाद नहीं। पूर्व सोवियत संघ की बात आए तो वहां पर भी संविधानवाद मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि दिखावे के रूप में तो संविधान है, लेकिन वास्तविक रूप में शासन का संचालन किसके इशारे पर हो रहा है? साम्यवादी दल के इशारे पर हो रहा है। अर्थात वास्तविक रूप में साम्यवादी दल के अनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्य करती हैं। तो इसका मतलब वहां संविधानवाद मौजूद नहीं था। किसकी बात कर रहा हूं? पूर्व सोवियत संघ की 1991 में जिसका विघटन हो गया है। समझ रहे हैं? भारत की बात आए, भारत के अंतर्गत संविधानवाद है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुसार शासन का संचालन होता है, और हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शात्मक, जिन मूल्यों की बात की गई है, हमारी सरकारें प्रयास करती हैं उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए। जो दिशा निर्देश दिया गया नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमारी सरकारें उनकी प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करती हैं। तो भारत में संविधानवाद है भाई। समझ गए? ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, वास्तविक रूप में जब राज सत्ता का उदय होता है, तो राज सत्ता के उदय होते ही वास्तविक रूप में लोगों में, जनता में विचार आया कि भी राज सत्ता को नियंत्रित करना जरूरी है। क्योंकि यदि राज सत्ता नियंत्रित नहीं होगी, अनियंत्रित होगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है, और जनता के हित में कानून नहीं बनाए जाएंगे, जनता के हित में कानून नहीं बनाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस राज सत्ता के प्रति दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। क्या कह रहा हूं? राज सत्ता के प्रति दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। किस रूप में हुई? मतलब इसको नियंत्रित करना चाह रहे हैं कि भी अनियंत्रित राज सत्ता होगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं होगी। तो यहाँ मूल बात मैं क्या कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में सरकार को सीमित करना चाहते हैं, और संविधानवाद का मूल आधार क्या है? सीमित सरकार ही है। संविधानवाद का मूल अर्थ क्या है? सीमित सरकार ही है। मतलब सरकार को नियंत्रित करना चाह रहे हैं। संविधानवाद, संविधान के अनुरूप शासन हो, संविधान में जिन मूल्यों का जिक्र किया गया उनके अनुरूप कानून बनाया जाए, उनके अनुरूप राज्य व्यवस्था का संचालन हो। तो इसका मतलब क्या होगा? संविधानवाद सामान्य शर्त सीमित सरकार की बात करता है। ये क्या, किसकी बात करता है? सीमित सरकार की बात करता है। वही बात यहाँ आएगी। चलिए, अच्छा, पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? सार्वजनिक हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज सत्ता का बने रहना आवश्यक है। पहली प्रतिक्रिया तो ये हो रही कि भी राज सत्ता के बिना काम चल नहीं सकता। अर्थात वास्तविक रूप में समाज व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, अन्य व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति के साथ अच्छे से जीवन जिए, इसके लिए राज सत्ता का होना अति आवश्यक है। ये प्रतिक्रिया हुई पहली बात तो, कि भी राज सत्ता का उदय होगा, लेकिन ये जरूरी है। दूसरी प्रतिक्रिया क्या होती है कि शासक द्वारा राज सत्ता का निरंकुश, अमर्यादित एवं स्वेच्छाचारी प्रयोग घातक हो सकता है। मतलब दूसरी प्रतिक्रिया ये होती है कि राज सत्ता जरूरी तो है, जैसे अराजकतावादी कहते हैं ना कि वास्तविक रूप में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य को शांत कर दिया जाना चाहिए। ये शांत करने की बात नहीं करें, ये तो ये कह रहे हैं कि राज सत्ता तो जरूरी है, राज सत्ता तो जरूरी है, लेकिन वो राज सत्ता नियंत्रित होनी चाहिए। ये दूसरी प्रतिक्रिया होती है। क्या? ये दूसरी प्रतिक्रिया होती है। अब जो ये दूसरी प्रतिक्रिया होती है ना कि भी राज सत्ता नियंत्रित होना जरूरी है, ये दूसरी प्रतिक्रिया ने ही वास्तविक रूप में संविधानवाद के विचार को विकसित किया है कि राज सत्ता नियंत्रित होनी चाहिए। और नियंत्रित किससे होगी? संविधान से होगी। किससे होगी? संविधान से। क्योंकि सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान ही तो होता है। तो सर्वोच्च कानून के अधीन होना चाहिए शासन, सरकार। तो ये नियंत्रित शासन की बात करें, और वास्तविक रूप में जो ये राज सत्ता को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, वही वास्तविक रूप में क्या है? संविधानवाद है। वही क्या है? संविधानवाद है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्वानों इसकी परिभाषा दी है। अब देखो, परिभाषा के अंतर्गत हम दो परिभाषा ले रहे हैं, ध्यान देंगे मेरे विद्यार्थियों। दो परिभाषा में पहली परिभाषा संकुचित है, दूसरी परिभाषा व्यापक है। मतलब संविधानवाद के दो अर्थ विद्वानों ने बताए, व्यापक, एक संकुचित। संकुचित अर्थ में सिर्फ इतना कहा गया है कि संविधान के अनुरूप शासन का संचालन होना ही संविधानवाद है। लेकिन व्यापक अर्थ में क्या करेंगे? नहीं, गलत बात है। संविधान तो कोई तानाशाही शासक बना सकता है, और उसके अनुरूप यदि शासन का संचालन किया जाए तो क्या संविधानवाद होगा? नहीं। संविधानवाद के अंतर्गत एक कुछ बात जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कि स्थापित संविधान के अनुसार शासन का संचालन हो, परंतु इसी के साथ में संविधान में जिन आदर्शों की
जिन समाज के उच्च मूल्यों की चर्चा की गई है उनके अनुरूप शासन का संचालन होगा तो वहां संविधानवाद पाया जाएगा, अन्यथा संविधानवाद नहीं पाया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा संविधान तो बनाया गया था, मगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो वह सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित नहीं थी। इसी के साथ में समाज के जो उच्च मूल्य थे उनको भी उन्होंने स्थान नहीं दिया था। इसलिए वह हम कह सकते हैं कि उनके सामने अर्थात हिटलर और मुसोलिनी जब शासक थे तो वास्तविक रूप में इटली और जर्मनी में संविधानवाद मौजूद नहीं था, पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत भी संविधानवाद मौजूद नहीं था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए पहली परिभाषा जो कि संकुचित है क्या है, कोरी व अब्राहम की परिभाषा क्या कह रही है, स्थापित संविधान के अनुसार, ये संविधान हो गए ना, स्थापित संविधान के अनुसार शासन किए जाने को संविधानवाद कहा जाता है। बस इतना सा कहा है इन्होंने, क्या, स्थापित संविधान के अनुसार शासन किए जाने को संविधानवाद कहा जाता है। वैसे इनका कहना सिर्फ ये है कि भाई संविधान जो बना दिया गया है उसके अनुसार यदि राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है ना तो वो संविधानवाद है। लेकिन अब कुछ विधान करेंगे, नहीं, गलत बात है भाई, संविधान तो एक तानाशाही शासक भी बना सकता है और ये कह देगा कि संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन वहाँ जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो समाज के उच्च मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो क्या फिर वो शासन या सरकार सीमित होगी? नहीं, अनियंत्रित, जैसे हिटलर और मुसोलिनी। इसलिए इसकी व्यापक परिभाषा दे रहे। दूसरी परिभाषा J.S. राउसैक की व्यापक परिभाषा होगी। देखो पहली संकुचित सीमित, दूसरी व्यापक परिभाषा जिसमें सारी बातें समेट ली है हमने। ध्यान दें, J.S. राउसैक क्या करें, एक अवधारणा के रूप में कौन, संविधानवाद, एक अवधारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार, आप ध्यान देंगे क्या, सीमित सरकार, मैंने यहाँ कहा था ना कि संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार मतलब संविधान के द्वारा पूर्ण रूप में नियंत्रित होनी चाहिए। सीमित सरकार तथा शासन व शासित के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था है। कितनी बातें आ गई, 3 बातें। नंबर 1, सीमित सरकार होनी चाहिए, मतलब वास्तविक रूप में भाई संविधान तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तानाशाही शासक ने संविधान बना दे उसके अनुरूप शासन का संचालन किया जाए तो संविधानवाद के नहीं, वास्तविक रूप में सरकार सीमित होनी चाहिए, मतलब सरकार के ऊपर संविधान का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा अपना संविधान बनाया गया था, लेकिन वास्तविक रूप में सरकार अनियंत्रित थी। हिटलर मुसोलिनी जैसा चाहते थे वैसा शासन किया जाता था। इसलिए फिर से दोहरा रहा हूँ, एक अवधारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन व शासित के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था है, मतलब वास्तविक रूप में सरकार सीमित होगी और शासक और शासित दोनों पक्ष, शासक और शासित दोनों के ऊपर ये नियंत्रण की एक व्यवस्था है। कौन, संविधानवाद। तो इसमें कंप्लीट सारी बातें आ जाती हैं कि भाई संविधान में जिन मूल्यों की चर्चा की गई है, जिन आदर्शों की चर्चा की गई, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनके अनुरूप ही सरकार कार्य करे और वास्तविक रूप में सरकार संविधान से पूर्ण रूप में नियंत्रित हो, सीमित हो, मतलब सरकार सीमित होनी चाहिए, असीमित नहीं होनी चाहिए। यदि सारी बातें मिलती है किसी भी देश के अंतर्गत, हम कह सकते हैं कि उस देश में संविधानवाद मौजूद है। तो अमेरिका में संविधानवाद मौजूद है, ब्रिटेन में संविधानवाद मौजूद है, भारत में संविधानवाद मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें वास्तविक रूप में सीमित हैं और शासक व शासित दोनों ही वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा नियंत्रित हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप इससे? देखो, संविधानवाद की मूल अवधारणा विधि का शासन है। विधि का शासन क्या है? कानून का शासन है, मतलब वास्तविक रूप में सरकार का निर्माण, सरकार की शक्तियों को कानून के द्वारा तय किया जाए और सरकार की शक्तियों का प्रयोग भी कानून के द्वारा किया जाए। ये तो विधि का शासन हो गया और विधि का शासन संविधानवाद की मूल अवधारणा है। और संविधानवाद का तात्पर्य क्या होगा? संविधान का तात्पर्य ये होगा कि वास्तविक रूप में जो सरकार है, जो राज्य व्यवस्था है, वह संविधान के द्वारा सीमित हो, अर्थात सरकार सीमित रूप में संविधान के अधीन रहते हुए संविधान के अनुरूप राज्य व्यवस्था का संचालन करे। इसी के साथ में शासक और शासित ये दोनों ही पक्ष वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा नियंत्रित हो। ऐसी व्यवस्था जहां पर होती है, हम कह सकते हैं उस देश में संविधानवाद मौजूद है। ठीक है, ये बातें होगी। हाँ, इसके अंतर्गत हमने आपका पहला पार्ट लिया है। पहले पार्ट के अंतर्गत इसका अर्थ और इसकी परिभाषा से संबंधित बातें लिए हैं। आशा करता हूँ मेरी प्राणों से प्यारे विद्यार्थी पहले पार्ट की बात समझ गए होंगे। इधर आइए, दूसरी बात करते हैं अब हम। देखो, अब कुछ विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि संविधानवाद समझ भी जाते हैं, लेकिन जब संविधान और संविधानवाद में अंतर पूछा जाता है तो मौन हो जाते हैं कि दोनों तो एक ही है। नहीं भाई, संविधान और संविधानवाद में अंतर है। देखो, यहाँ मैंने इसलिए अलग दर्शाया, ये संविधान हो गया, संविधानवाद होगा, ये संवैधानिक सरकार होगी। तीनों को मैंने समझा दिया है। अब क्या लेंगे दूसरे पार्ट में, संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है, समझ रहे हैं ना? संविधान एवं संविधानवाद में अंतर क्या है भाई? अगर आपने यहाँ ये समझ लिया है तो अंतर निकालने में कहाँ दिक्कत आ रही है? एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके ऊपर 4-5 प्रश्न बनते हैं, संविधान और संविधानवाद में अंतर संबंधित
तो यूजीसी नेट में आईएएस एग्जाम के अंतर्गत कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर किसी न किसी रूप में संविधान और संविधानवाद से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा, संविधान और संविधानवाद में अंतर, पहला अंतर ले रहे हैं परिभाषा की दृष्टि से अंतर, नोट कीजिएगा, परिभाषा की दृष्टि से अंतर, अर्थात संविधान की जो परिभाषा दी गई है, संविधानवाद की जो परिभाषा दी गई है, परिभाषा की दृष्टि से अंतर है। क्या अंतर है? वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत तो शासन व्यवस्था से, क्या कह रहा हूँ, शासन व्यवस्था से संबंधित बातें होती हैं, अर्थात शासन व्यवस्था के संगठन से संबंधित तथ्यात्मक बातों का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। लेकिन संविधानवाद वास्तविक रूप में एक विचारधारा है। क्या कह रहा हूँ? संविधानवाद वास्तविक रूप में एक विचारधारा है और विचारधारा के रूप में इसकी परिभाषा दी जाती है, जो कि आपके सामने है। जैसे संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन में शासित के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था है, तो परिभाषा से संबंधित अंतर होगा पहला। दूसरा क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर, ध्यान देंगे। दूसरा क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर। उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर क्या होगा? संविधान का निर्माण किया जाता है। हाँ, अपवाद है, ब्रिटेन का संविधान वास्तविक रूप में निर्मित नहीं है बल्कि विकसित है। मेरे मुन्नो ये ध्यान रखेंगे आप, प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, ब्रिटेन का संविधान क्या है विकसित संविधान है, निर्मित नहीं है, अपवाद जरूर है। बाकी सभी संविधान निर्मित होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, इसमें भी अपवाद पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मूलतः ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में संविधान का निर्माण किया जाता है, जबकि वास्तविक रूप में जो संविधानवाद है, संविधानवाद का धीरे धीरे विकास होता है। मैंने आपको बताया था ना कि प्लेटो के बाद में अरस्तु, अरस्तु के बाद मध्य के अंतर्गत आते हैं। मध्य के अंतर्गत जैसे संत थॉमस एक्विनास 4 प्रकार के कानून की बात करता है, शासक कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, मानवीय कानून। तो किसी न किसी रूप में वो राज सत्ता को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद में जैसे हम जॉन लॉक तक पहुंचते हैं, जीन जैक्स रूसो तक पहुंचते हैं, आगे हम बात करते हैं जेरेमी बेंथम की बात करते हैं, लास्की की बात करते हैं, तो किसी न किसी रूप में ये वास्तविक रूप में सीमित सरकार की बात करता है, सरकार को नियंत्रित करने की बातें कर रहे हैं। अब वो आधार चाहे जो भी ले रहे हो, तो वास्तविक रूप में इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, ध्यान देंगे। संविधान की उत्पत्ति के बारे में क्या कहेंगे कि इसका निर्माण किया गया, जबकि संविधानवाद का धीरे धीरे विकास होता है। तीसरा, साध्य एवं साधन का अंतर, ध्यान देंगे, साध्य एवं साधन का अंतर। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान वास्तविक रूप में एक साधन है और संविधानवाद एक साध्य है। क्यों? क्योंकि संविधानवाद के अंतर्गत वास्तविक रूप में आदर्शों, मूल्यों, विचारों की बात की जाती है, ठीक है। अब संविधान के अंतर्गत जिन आदर्शों, मूल्यों की बात की गई है, उन मूल्यों की प्राप्ति किसके द्वारा होगी? वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा होगी। इसलिए संविधान एक साधन बन गया और साध्य क्या होगा? संविधानवाद। संविधानवाद साध्य क्यों है? फिर कह रहा हूं, क्योंकि वास्तविक रूप में यह एक प्रकार की मूल्यात्मक अवधारणा भी है। कानूनी अवधारणा तो है ही है, मूल्यात्मक अवधारणा भी है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में मूल्यों, आदर्शों, विचारों की बात की जाती है। इसलिए संविधानवाद साध्य तय करता है और इन साध्यों की जो प्राप्ति होती है वह संविधान के द्वारा होती है। तो ऐसी स्थिति में संविधान क्या बन जाता है? साधन बन जाता है और संविधानवाद एक साध्य हो गया। चौथा, औचित्य या वैधता के आधार में अंतर। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके औचित्य वैधता के अंतर्गत भी हम देखेंगे अंतर है। वास्तविक रूप में जो संविधान है, संविधान का जो औचित्य होता है वास्तविक रूप में जनता की सहमति के आधार पर होता है, जबकि संविधानवाद वास्तविक रूप में जो आदर्श या मूल्य होते हैं, उन आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता की सहमति मानी जाती है। और अगला है पांचवा, क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। ध्यान दीजिएगा, संविधानवाद का क्षेत्र व्यापक होता है, संविधान का क्षेत्र सीमित होता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में सभी देशों के अपने अपने संविधान होते हैं, जबकि संविधानवाद की बात आती है तो कुछ देशों के एक जैसे संविधानवाद हो सकते हैं। जैसे उदारवादी देशों का संविधानवाद है एक जैसा हो गया, साम्यवादी देशों की बात करेंगे तो साम्य देशों का संविधानवाद एक तरह का हो गया, विकासशील देशों का संविधानवाद एक तरफ हो गया। तो एक प्रकार से 3 प्रकार के संविधानवाद पाए जाते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत। तो वास्तविक रूप में कुछ देशों के अंतर्गत संविधानवाद एक जैसा हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों का संविधान एक जैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए संविधानवाद का क्षेत्र व्यापक होता है, संविधान का क्षेत्र सीमित होता है। आशा करते हैं बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, तीसरा जो पार्ट ले रहे हैं, संविधानवाद के आधार। संविधानवाद के आधार क्या होते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ विलियम जी एंड्रूज, नोट कीजिएगा, विलियम जी एंड्रूज ने वास्तविक रूप में संविधानवाद के 4 आधार बताएं। इससे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो ध्यान दें, विलियम जी एंड्रूज ने संविधानवाद कितने आधार बताएं? 4 आधार बताएं। 4 आधार कौन कौन से? ध्यान दें, नंबर 1
समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति। अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी समाज के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, अर्थात जो गंतव्य होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उनके ऊपर शासक और शासित दोनों पक्षों में सहमति होनी चाहिए। शासक और शासित दोनों पक्षों में यदि सहमति है तो वहाँ पर संविधानवाद पाया जाएगा। शासक और शासित पक्ष में सहमति नहीं है, आपस में तनाव है, टकराव है, तो वहाँ पर संविधानवाद नहीं पाया जाएगा। दूसरा, शासन के आधार के रूप में विधि के शासन पर सहमति। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में संविधानवाद का दूसरा आधार है क्या कि शासन के आधार के रूप में विधि के शासन पर सहमति। अर्थात वास्तविक रूप में जब किसी देश के अंतर्गत विधि के शासन के ऊपर सहमति है, जन सहमति है, जनता विधि के शासन को स्वीकार कर रही है, शासक पक्ष विधि के शासन को स्वीकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर संविधानवाद पाया जाएगा। और यदि वास्तविक रूप में कानून के शासन को स्वीकार नहीं किया जा रहा, शासक और शासित पक्ष के अंतर्गत वास्तविक रूप में विधि के शासन के ऊपर मतक्य नहीं है, मतभेद है, तनाव है, ऐसी स्थिति में वहां पर संविधानवाद नहीं पाया जाएगा। तीसरा, संस्थाओं के ढांचे एवं प्रक्रियाओं पर सहमति। ध्यान दीजिएगा, संस्थाओं के ढांचे प्रक्रियाओं पर सहमति, अर्थात वास्तविक रूप में संस्थाओं का ढांचा जो होता है, जैसे शासन के जो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्या कह रहा हूँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इनका जो ढांचा है, इसके साथ में जो उनकी प्रक्रिया, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वास्तविक रूप में उन कार्यों के ऊपर भी सहमति होनी चाहिए। अर्थात जनता को विश्वास होना चाहिए कि वास्तविक रूप में हमारी जो सरकार है, सरकार के जो अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वास्तविक रूप में विधि के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और हमारी संरचनाएं वास्तविक रूप में जनहित में कार्य कर रही हैं। अर्थात वास्तविक रूप में शासक और शासित पक्ष के ऊपर हम जाएं तो वास्तव में संस्थाओं का जो ढांचा है, इस ढांचे के ऊपर दोनों पक्षों की सहमति होना अति आवश्यक है। दोनों पक्ष मीन शासक और शासित, ये दोनों ही वास्तविक रूप में अपनी सहमति दे रहे हैं, विशेषकर जनता अपनी सहमति दे रही है कि वास्तविक रूप में जो संस्थागत ढांचा है वह ईमानदारी से जनहित में कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहां पर संविधानवाद पाया जाएगा। तो ये संविधानवाद का तीसरा आधार है। चौथा आधार क्या होगा, विशेष नीतिगत मुद्दों पर सहमति। ध्यान दीजिएगा, विशेष नीतिगत मुद्दों पर सहमति। चौथा क्या है, विशेष नीतिगत मुद्दों पर सहमति, ये चौथा आधार है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो नीति से संबंधित मुद्दे हैं, जैसे आर्थिक नीति से संबंधित मुद्दे हैं, भाषा से संबंधित मुद्दे हैं, इसी के साथ शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर वास्तविक रूप में सहमति है, मतलब जनता अर्थात शासक और शासित पक्ष में सहमति है, मूल्यों में कोई टकराव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं वहाँ पर संविधानवाद मौजूद है। और यदि शासक और शासित पक्ष वास्तविक रूप में नीतिगत मुद्दों के ऊपर सहमत नहीं है, असहमति है, तनाव है, टकराव है, तो हम कह सकते हैं वहाँ संविधानवाद नहीं पाया जाएगा। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ चारों आधार समझ गए होंगे। ये चारों बातें जहां पर मिलती हैं हम ये कह सकते हैं कि वहां पर संविधानवाद मौजूद है। आप दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का इसके आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। ये चारों बिंदु यदि वहां पर मिल जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि उस देश में संविधानवाद है, या आप कह सकते हैं कि वहां की सरकार सीमित है, असीमित नहीं है, अनियंत्रित नहीं है, बल्कि सीमित सरकार है। ठीक है, ये चार आधार हो गए। अच्छा, चौथा पार्ट क्या ले रहे हैं हम, संविधानवाद के तत्व। ध्यान दीजिएगा, संविधानवाद के तत्व, यह भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। संविधानवाद के तत्व के ऊपर एक विद्वान है पिनॉक एम स्मिथ, नोट कीजिएगा, पिनॉक एम स्मिथ, क्या नाम है, पिनॉक एम स्मिथ। इन्होंने अपनी पुस्तक ग्रंथ के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस इन, ध्यान देंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, क्या फिर से बोल रहा हूँ, पिनॉक एम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, राजनीति विज्ञान एक परिचय, क्या, पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने संविधानवाद के चार तत्व बतलाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, निश्चित चार तत्व बतलाए हैं। अब वो चार तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, संविधानवाद के चार तत्व, शासन के तीनों अंगों की स्पष्ट व्याख्या। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा हूँ, शासन के तीनों अंगों की स्पष्ट व्याख्या, मतलब संविधानवाद का पहला तत्व यह है कि वास्तविक रूप में शासन के तीन जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए कि किस अंग को क्या कार्य करना है। संविधान के अंतर्गत इन बातों का स्पष्ट रूप में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी देश के अंतर्गत ऐसा उल्लेख किया गया है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संविधानवाद का पहला तत्व मौजूद है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है, यहाँ आप समझ रहे होंगे। दूसरा क्या है, शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में संविधानवाद का दूसरा जो तत्व बता रहे हैं पिनॉक एम स्मिथ, वो कह रहे हैं कि शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत इस रूप में शासन व्यवस्था के संगठन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि जो शासन सत्ता वह नियंत्रित रहे, अनियंत्रित ना हो। मतलब वास्तविक रूप में वहाँ जो सरकार वह संवैधानिक होनी चाहिए, अर्थात संविधान के द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संविधान तो
हो लेकिन सरकार नियंत्रित नहीं हो, नहीं, सरकार संविधान के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। इसका तीसरा तत्व क्या हो गया? विकास की दिशा व निर्देशक। ध्यान देंगे, विकास की दिशा व निर्देशक, अर्थात वास्तविक रूप में संविधानवाद का तीसरा तत्व ये है कि वहाँ वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत इन बातों को उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि भविष्य की दृष्टि से सरकारें किस दिशा की तरफ जाएंगी, सरकारें किस रूप में कानून बनाएंगी जिससे कि वास्तविक रूप में भविष्य की दृष्टि से उस देश का विकास हो, जनता की हित में नीतियाँ बनाई जाएँ। जैसे कि हमारे भारत का हम उदाहरण दे सकते हैं, भारत के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है ना, वो वास्तविक रूप में यही बात है कि विकास की दिशा व निर्देशक, मतलब नीति निर्देशक तत्व वास्तविक रूप में मैं कह सकता हूं कि नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार के राज्य के कर्तव्य हैं। जैसे व्यक्ति के कर्तव्यों का तो उल्लेख किया गया हमारे संविधान में, लेकिन नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के कर्तव्य हैं कि वास्तविक रूप में सरकार जो कानून बनाए ना, वो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाए। और जब किसी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये दिशा और निर्देशक तत्वों को उल्लेख कर दिया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर ही तीसरा तत्व मौजूद है। समझ गए? भारत के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। चौथा क्या है? सरकार की अधिकार युक्तता संबंधी व्यवस्था। ध्यान देंगे, सरकार की अधिकार युक्तता संबंधी व्यवस्था, मतलब वास्तविक रूप में संविधानवाद का चौथा तत्व ये है कि वहाँ जो सरकार होती है उस सरकार की अधिकार युक्तता संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में संविधान में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि समय समय पर चुनाव हो, अर्थात जनता वास्तविक रूप में शासन को अपनी सहमति दे, मतलब शासन व्यवस्था राज व्यवस्था को वैधता प्राप्त होनी चाहिए, जनता की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। और जनता की सहमति प्राप्त है, जनता वास्तविक रूप में समय समय पर सरकार को पसंद नापसंद करती है, ऐसी व्यवस्था जहाँ कर दी जाती है, जिस संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, इसका मतलब यही होगा कि सरकार की अधिकार युक्तता संबंधी व्यवस्था संविधान में कर दी गई है। और यदि ये बातें संविधान के अंदर की गई है तो इसका मतलब यह है कि संविधानवाद का चौथा तत्व वहां पर मौजूद है। ये संविधानवाद का चौथा तत्व होगा। अंत में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ, जितने भी देशों के अंतर्गत तानाशाही शासन प्रणालियां हैं, जहां कहीं भी निरंकुश राजतंत्र है, वहां भी धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है, अर्थात वह वास्तविक रूप में सरकारों को ऊपर इस रूप में नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। क्या कह रहा हूँ? सरकारों के ऊपर इस रूप में नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है जिससे कि सरकारें सीमित रूप में कार्य करें, सरकारें सीमित रूप में शासन करें, अर्थात संविधान के अनुसार या संविधान के द्वारा सरकारों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाती है। वास्तविक रूप में आज हम देखें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि संविधानवाद का भविष्य उज्ज्वल है। सोवियत संघ का विघटन जैसे ही हुआ तो ये प्रसन्नता की लहर है क्या कि वास्तविक रूप में संविधानवाद का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत सरकार सीमित थी क्या? नहीं, सीमित नहीं थी। संविधान तो था लेकिन संवैधानिक सरकार नहीं थी। उसका विघटन हो गया, तानाशाही शासन प्रणालियों का एक एक करके विघटन होता जा रहा है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, संविधान के अनुसार सरकारें कार्य कर रही हैं। हम कह सकते हैं संविधानवाद का भविष्य उज्ज्वल है और संविधानवाद का भविष्य उज्ज्वल होना भी चाहिए। यदि सरकार को सीमित रखना है, सरकार को नियंत्रण में रखना है, इसके लिए संविधान में इस रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि सरकारें उस संविधान के अनुरूप ही कार्य करें और सरकारें वास्तविक रूप में संविधान के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, मतलब सीमित सरकार की व्यवस्था की जानी चाहिए और संविधान में वास्तविक रूप में आदर्शों और मूल्यों का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए और फिर उसके अनुरूप यदि शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो वो ही संविधानवाद है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।